हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप कहीं ना कहीं गाइस डिसाइड कर पाएंगे कि आपके बच्चे की जो ऑटिज्म जर्नी है वो फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जाने वाली है। तो क्या ऐसे फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि ऑटिज्म जर्नी किस डायरेक्शन में जाएगी, फ्यूचर में मेरे बच्चे का ऑटिज्म सिवियर होगा या फिर इम्प्रूव होगा। तो इन सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम लोग हमेशा बेताब रहते हैं। तो यस, दो ऐसे फैक्टर हैं जो स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं ऑटिज्म सिवियरिटी के साथ। ये दो फैक्टर डिसाइड करते हैं कि हमारे बच्चे का ऑटिज्म फ्यूचर में सिवियर होगा या इम्प्रूव होगा। तो कुछ रिसर्च भी मैंने पढ़ी हैं, उनसे भी यही कंक्लूज़न निकलता है। और मैंने अपने बच्चे की जो 11 ईयर्स की जो ऑटिज्म जर्नी है उनसे भी मैंने ये चीज़ स्ट्रांगली फील की है। जो मेरे दूसरे फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं, उनसे भी बात करके मैंने ये चीज़ स्ट्रांगली फील की है कि ये जो दो चीज़ें हैं, फर्स्ट वन IQ एंड द सेकेंड वन पेरेंटिंग, ये दो चीज़ें डिसाइड करती हैं गाइस कि फ्यूचर में आपके बच्चे का ऑटिज्म कैसा होगा। तो सबसे पहले ले लेते हैं IQ, जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था, थोड़ा बहुत अभी भी डिस्कस करूँगी। गाइस, IQ मीन बच्चे का जो लॉजिकल थिंकिंग होता है, कॉग्निटिव लेवल, या फिर बच्चे का जो चीज़ों को समझने की जो क्षमता होती है, कॉन्सेप्ट को समझने की जो एबिलिटी है, उसको हम लोग IQ से रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो IQ होता है गाइस 3 to 5 ईयर्स तक जो है वो चेंज होते रहता है। आपने भी देखा होगा, सडनली 2-3 ईयर तक आपका बच्चा कुछ नहीं करता है, लेकिन उसके बाद आप देखते हो कि सम टाइम बच्चा जल्दी जल्दी सब कुछ सीखने लगता है। तो वो चेंजेस होते हैं। तो ये 6 ईयर के बाद जो है जाके IQ जो है वो थोड़ा स्टेबल हो जाता है, उसके बाद इतना वेरिएशन नहीं होता है। तो इसीलिए अर्ली इंटरवेंशन जो भी है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे IQ जो है वो काफ़ी वेरी करता है, इम्प्रूव करता है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ से समझ सकते हो, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि अगर IQ लेवल सही है तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, बच्चे का एकेडमिक अच्छा होता है, बच्चे का लैंग्वेज जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो ऑब्वियसली ऑटिज्म की जो सिवियरिटी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं और बच्चा फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। दूसरी साइड, अगर IQ में प्रॉब्लम है तो बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। इवन डेली लाइफ के जो सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चा उनको समझने में भी स्ट्रगल करता है, एकेडमिक उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होता है। तो ऐसे में बच्चे का जो ऑटिज्म है वो थोड़ा सा सिवियरिटी की ओर बढ़ने लगता है। तो ये जो मैंने आपको सेकंड फैक्टर बताया कि अगर IQ लो है तो बच्चे की जो ऑटिज्म जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग होती है, उसमें आप कैसे हेल्प कर सकते हो। अगर बच्चे का IQ में प्रॉब्लम है गाइस, तो फिर सिर्फ आप हैं जो इस ऑटिज्म जर्नी को ईजी बना सकते हैं। ऐसे केसेस में जो पेरेंटिंग है वो बहुत ज़्यादा सही पेरेंटिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो समटाइम्स कुछ लोग कहते हैं, कुछ साइकेट्रिक भी कहते हैं, मैंने देखा यूट्यूब पे वीडियोस पे, कि खराब पेरेंटिंग की वजह से ऑटिज्म होता है। ये फैक्टर बिल्कुल गलत है। खराब पेरेंटिंग की वजह से ऑटिज्म बच्चे को नहीं होता है। बट यस, अगर आप पेरेंटिंग अच्छे से नहीं करेंगे, एक ऑटिस्टिक बच्चे की जो ऑलरेडी डायग्नोस्ड है ऑटिज्म के साथ, उसकी पेरेंटिंग अगर आप सही से नहीं करते हैं तो भी ऑटिज्म जो है वो सिवियरिटी की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो गाइस 3 to 5 ईयर्स तक आप लोग भरपूर एफर्ट्स करते हैं अपने बच्चों के साथ। आपको मैंने भी देखा है काफ़ी ज़्यादा बच्चे में चेंजेस भी नज़र आने लगते हैं, धीरे धीरे बच्चा चीज़ों को सीखने लगता है। लेकिन 6 ईयर के बाद आप लोग देखोगे कि थोड़ा सा बच्चा जो है वो स्टबन होने लग जाता है। उसके बाद अगर आप थोड़ा ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं फिर भी आपको रिज़ल्ट थोड़े मतलब वही है कि आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिलते हैं, इसलिए अर्ली इंटरवेंशन को जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। तो ये चीज़ मैंने भी देखी है। 5 ईयर्स तक उसकी लैंग्वेज जो है वो 1 वर्ड से स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे फ्रेज स्पीच पे आया, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन पूछना उसने स्टार्ट किया धीरे धीरे। लेकिन 6-7 ईयर के बाद फिर जो लैंग्वेज डेवलपमेंट था वो थोड़ा स्लो हो गया। यानी कि अगर वो उसी वे में चलता रहता, अर्नब के IQ में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो उसकी लैंग्वेज अभी तक फुली डेवलप हो चुकी होती। तो उसके एकेडमिक को देखकर और उसकी लैंग्वेज को देखकर मुझे पहले ही डाउट हो गया था कि अर्नब के IQ में भी प्रॉब्लम है। और फिर 9 ईयर में जब उसका हम लोगों ने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाया तो उसमें वो चीज़ निकल के आई कि उसको माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है। तो
ये सब चीज़ों को जानना इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है गाइस कि आप बार बार स्ट्रेस में जाने लगते हैं कि मैं इतना ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा हूँ, हर जगह इतनी सब तरह की मैं थेरेपीज़ अपने बच्चे को प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, फिर उसके बाद भी मेरे बच्चे में इतनी ज़्यादा अच्छी इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ पा रही है। तो बहुत सारे लोग ये हिदायत देते हैं, ऐसा कीजिए तो ये होगा, ऐसा कीजिए ये होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी गाइस कि अगर IQ में प्रॉब्लम है तो चीज़ें बहुत स्लो चलेंगी, वो आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होंगी, चीज़ें स्लो चलेंगी, होंगी ज़रूर लेकिन बहुत स्लो होंगी। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपका जो एक माइंड सेट है वो थोड़ा पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि आप समझेंगे कि मेरे बच्चे की मजबूरी क्या है। मेरा बच्चा खुद हेल्पलेस है क्योंकि उसके IQ में प्रॉब्लम है, तो उसको समझने में तो प्रॉब्लम आएगी ही। तो वो चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है, इसीलिए मैंने इस स्टेप को आपके साथ डिस्कस किया। तो एक तो ये चीज़ डिसाइड करेगा ऑलरेडी, जिसका IQ ठीक है तो ऑटिज़म सिवियरिटी फ्यूचर में इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, बच्चा काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर जाता है। और ओनली स्टीमिंग की वजह से बच्चे में कुछ इश्यूज़ रह जाते हैं, जो स्टीमिंग बिहेवियर होते हैं तो वही प्रॉब्लम करते हैं। और अगर IQ नहीं है तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में अगर आप पेरेंटिंग भी सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो उस केस में जो है वो ऑटिज़म जो है वो वर्स्ट हो जाता है, यानी कि और सिवियर होने लगता है। तो ऐसे भी आपने कमेंट पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़े हैं। लोग कहते हैं कि पहले हमारा बच्चे का ऑटिज्म माइल्ड था लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो मॉडरेट सिवियर में जा रहा है। ऐसा नहीं है, वो समटाइम्स आप अपने बच्चे को समझ नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं आपकी पेरेंटिंग में थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं आगे चल के, क्योंकि कोई भी किसी को भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब ये चीज़ तभी समझ में आती है जब हम खुद अपने बच्चे को बार बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरा बच्चा 11 ईयर का है तो मैंने देखा है कि कैसे जर्नी में चेंजेस आए हैं। अदरवाइज़ आप कैसे समझ पाओगे कि एक ऑटिस्टिक बच्चे को हम लोग कैसे संभालेंगे। तो इसके लिए आपको फुल नॉलेज होना चाहिए कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आपका बच्चा 6 ईयर के बाद 7 ईयर 8 ईयर्स का है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि बच्चे का एग्रेशन भी ना बढ़े और मेल्टडाउन भी ना हो और सोशल एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें मेरे बच्चे में ना आए। तो जो बच्चा 6 ईयर के बाद होता है तो मेन प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आप सब लोग एग्री करेंगे, मैंने भी ये चीज़ देखी है। एग्रेशन, मेल्टडाउन और एंग्जाइटी, ये 3 चीज़ें जो है वो बच्चे के ऊपर हावी होने लग जाती हैं। उससे पहले ये 3 चीज़ें इसलिए नहीं होती हैं कि बच्चा एनवायरनमेंट के साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट ही नहीं करता है, बच्चा किसी पर्सन के बिहेवियर को समझ ही नहीं पाता है। जबकि 6 ईयर के बाद आपके बच्चे को काफ़ी नॉलेज होता है, आधा अधूरा ही सही, लेकिन वो पूरे तरीके से समझता है कि मेरी फैमिली के मेंबर्स का बिहेवियर मेरे लिए कैसा है, या किसी गेस्ट का या किसी बाहर के आदमी का बिहेवियर मेरे लिए कैसा है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है या फिर एक्सेप्ट कर रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे बच्चों को बखूबी समझ में आने लगती हैं। ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि ऑटिस्टिक बच्चों में इमोशंस नहीं होते हैं। अर्नव इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। बहुत ज़्यादा इमोशंस जो हैं वो अर्नव में बिल्कुल सही तरीके से डेवलप हुए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कैसे? अब अर्नव का अगर मैं आपको अर्नव का डिस्कस करूँगा तो अर्नव को पूरा पता रहता है कि कौन सा पर्सन जो है वो उसको कितना अलाउ करता है मस्ती करने के लिए और कौन सा जो है वो उसको इग्नोर करता है, बिल्कुल भाव नहीं देता है। कौन सा मैंने देखा है कि वो पर्सन के बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनसे बिहेव करता है। लाइक उसके जो फेवरेट पर्सन्स है तो उनके पास साथ खूब मस्ती, खूब बक बक सब करता है, और जो इग्नोर करते हैं तो उनको वो भी भाव नहीं देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अंडरस्टैंड कर रहा है बिहेवियर को। तो अब बात करते हैं पेरेंटिंग की। तो जब मेल्टडाउन एग्रेशन होते हैं गाइस, तो इसका सीधा सीधा रीज़न यही होता है कि हमारे बच्चे एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं कि उनके दिमाग में, दिलो दिमाग में क्या चीज़ चल रही है, और उनको एक्सप्रेस करना भी नहीं आता है। ये भी प्रॉब्लम है क्योंकि लैंग्वेज इतना डेवलप नहीं होता है, तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं और हम लोग इरिटेट होने लगते हैं। जब ऑब्वियसली जब बच्चा 1 घंटा 2 घंटे से रोए जा रहा है तो हमारा दिमाग ख़राब होने लगता है, बिल्कुल हम लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हम बच्चे को एक्सप्रेस करना सिखाएं। वो कैसे करेंगे गाइस? ये एक तो कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं 6 ईयर्स के बाद। 6 ईयर के बाद आपको अपने बच्चे को हद से ज़्यादा डांटना, मारना, पीटना बिल्कुल भी नहीं है गाइस। बच्चे का कॉन्फिडेंस ऑलरेडी लो होता है क्योंकि समाज की तरफ से उसको जो इग्नोरेंस मिलती है वो बखूबी उसको समझ में आती है। तो कहीं ना कहीं वो एंग्जाइटी की जो फीलिंग है वो भी उसके अंदर आने लगती है, कॉन्फिडेंस लो होता है। और ऊपर से जब पेरेंट्स भी बच्चे को इग्नोर करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसकी फीलिंग की रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे स्टेज में जो बच्चा है वो डिप्रेशन में जाने लगता है, स्ट्रेस में जाने लगता है। और तब आपको जब बच्चा जो है वो उन फीलिंग्स को, वो जो उसको अंदर बैड फीलिंग है उनको मेल्टडाउन या एग्रेशन में शो करता है, ट्रांसफ़र करता है, तब आपको लगता है कि मेरे बच्चे का जो ऑटिज़म है अभी सीवियर होने लग गया है। ऑटिज़म वही है, ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको ऑटिज़म में सीवियरिटी दिख रही है। और अगर इन चीज़ों को आप टैकल नहीं करते हैं, इरिटेट होते रहते हैं और गुस्सा करते हैं, सही बिहेवियर नहीं करते हैं, तो क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। अगर ये बिहेवियर कंटिन्यू रहता है तो ऐसी स्टेजेस में ही ऑटिज़म जो है वो वर्स्ट होने लगता है और सीवियर होने लगता है। तो जब अर्नब में मेल्टडाउन और एग्रेशन स्टार्ट हुआ गाइस, तो हम लोग कितना उसको मतलब टैकल करते थे, 1 घंटे तक 2-2 घंटे तक उसको समझा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। कुछ समझ में नहीं आता था क्योंकि वो कुछ नहीं बोल पाता था सही तरीके से। बोल भी रहा है तो बिल्कुल भी हम लोग रिलेट नहीं कर पाते थे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, इरिटेशन भी होती थी। तो मैंने इस चीज़ का सॉल्यूशन यही देखा है गाइस कि धीरे धीरे जब हमने अपना एग्रेशन बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ये चीज़ें हमने तब नोट की जब हम अगर अर्नब पे गुस्सा कर रहे हैं तो अर्नब भी सामने से गुस्सा कर रहा है, वो भी हमें मार रहा है। अगर हमने हाथ उठाया तो वो भी हाथ उठा रहा है। तो ये चीज़ें हमने देखी कि अब मारने पीटने से कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अर्नब को बिल्कुल भी मतलब इस हद तक उसका प्रॉब्लम बढ़ गया कि अगर हम उसको थोड़ा भी डांट रहे हैं कि ऐसे मत करो, तो भी वो चिढ़ रहा है, तो भी वो गुस्सा कर रहा है, तो भी वो बकबक कर रहा है आगे से। तो वो चीज़ें हमने देखी, तब हम दोनों को ये चीज़ समझ में आई कि अब वो टाइम आ गया है, अब उसको नॉर्मल बच्चों की तरह हम लोगों को अपना स्पेस देना है, एक रिस्पेक्ट देनी है, उसकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करनी है, उसकी मर्जी जो है वो उसको हम लोगों को मानना है तो कुछ हद तक। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो अपने बच्चों के साथ आप फ्री टाइम स्पेंड कीजिए गाइज। मैंने देखा है जितना आप अपने बच्चों के साथ फ़न टाइम स्पेंड करते हैं, तो उस फन टाइम में जब बच्चे के साथ आप मस्ती कर रहे हो, खेल रहे हो, उस टाइम पे उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, इंटरेक्ट करने की कोशिश कीजिए, किसी टॉपिक पे बात करने की कोशिश कीजिए। जैसे मुझे कुछ पता है कि उसके कुछ फेवरेट टॉपिक्स क्या हैं, तो मैं उन टॉपिक के ऊपर बात करने लगती हूँ। फिर आगे से आगे वो कुछ ना कुछ उसमें एडअप करने लग जाता है, तो उसी में कुछ नई चीज़ें भी मैं उसको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो एक तरह से बच्चे को आपकी हैबिट पड़नी चाहिए, क्योंकि बच्चे का कोई फ्रेंड नहीं है। ऑटिस्टिक बच्चों के बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं या इवन होते ही नहीं हैं, ना के बराबर होते हैं गाइस। तो ऐसे में कोई तो पर्सन ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चा डरे ना और ईजिली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। और अर्नब अपनी समटाइम्स अपनी बातों को एक्सप्रेस करता है तो वो प्रॉपरली लैंग्वेज में बोल नहीं पाता है, अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। हम थोड़ा थोड़ा हिंट पकड़ के समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा है, और समटाइम्स तो हमको समझ में नहीं आता है। तो धीरे धीरे हमने देखा कि अर्नब हमारे साथ कनेक्ट करने लगा, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लगा। तो अभी जैसे उसको अच्छू की याद आ रही थी, हम लोगों ने नए घर में शिफ्ट किया, तो कल वो मुझसे सुबह 11 बजे का टाइम, उसी टाइम पे अच्छू उधर पहले वाले घर में आता था, तो उसको याद आई कि मम्मी अच्छू नहीं आया। अच्छू अपनी बिल्डिंग का नाम लेके बोला कि अच्छू यहाँ नहीं रहता है, अच्छू भवानी में रहता है। तो इस तरह से मुझे समझ में आ गया कि उसके दिमाग में अभी अच्छू की याद आ रही है उसको। तो मैंने उसको बोला तो आपको अच्छू की याद आ रही है? तो उसने बोला हाँ अच्छू की याद आ रही है, अच्छू के पास जाना है, अच्छू ग्राउंड में आएगा। तो वो आगे आगे से बोल रहा है अच्छू के साथ झूला झूलना है, अच्छू के साथ स्लाइड करना है। तो वो चीज़ उसको याद आ गई। तो अगर अर्नब उसको चीज़ को एक्सप्रेस करना नहीं जानता तो वो क्या करता, उसका मन खराब होता, वो रोना स्टार्ट करता, मेल्टडाउन उसमें स्टार्ट होते। तो अब जो भी उसके दिमाग में चल रहा होता है वो डायरेक्टली हम लोगों को बोल देता है, बोलने की कोशिश करता है, जितना उसका लैंग्वेज है उसी हिसाब से बोलने की कोशिश करता है। तो मैंने देखा जितना वो टाइम के साथ एक्सप्रेसिव बनता गया उतना उसका मेल्टडाउन का प्रॉब्लम अभी कंप्लीटली सॉर्ट आउट हो गया है, बिल्कुल भी नहीं है गाइस। एग्रेशन है लेकिन थोड़ा बहुत, वो भी कभी कभी, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसको अगर गुस्सा नहीं दिला रही हूँ, अगर मैं उसको अच्छे से टैकल कर रही हूँ तो उसको गुस्सा नहीं आता है। जैसे अब आज सुबह की ही बात है गाइस, तो उसने क्या किया कि बालकनी से वो थापी होती है कपड़े धोने वाली, तो वो उठा लिया और उसको बोला कि उसको अपना बैट नहीं मिल रहा था, मम्मी ये बैट है, ये छोटा बैट है, खेलना है। और उधर से उसके पापा उसको चिल्ला रहे हैं कि नहीं ये नहीं खेलना है, इसको रख दो रख दो। उनको लग रहा है नया घर है कि अर्नब अभी बॉल खेलेगा और दीवार में ये मार देगा तो पेंट निकल जाएगा। नए नए घर का सबको ही शौक होता है गाइस। तो वो चिल्लाए जा रहे हैं और अर्नब भी अपनी जिद पे अड़ा है कि मुझे नहीं रखना है, नहीं रखना है। तो सडनली मैंने जाके बोला कि ओके ठीक है आप ये रख दो, टेनिस ले लो आप। मुझे समझ में आ गया कि उसको कुछ ना कुछ खेलना है, अभी उसको बैट
बैठना नहीं है। तो वो चीज़ सेम मेरे हस्बैंड को वो चीज़ समझ में नहीं आई। ऑब्वियसली वो 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, तो इतना ज़्यादा उनको पता नहीं रहता है कि कैसे डील करना है। और ये दोनों चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं और बीच में आके मैंने बोला ओके अर्नब इसको रख दो, मैं आपको टेनिस देती हूँ। तो मैंने अर्नब 1 सेकंड में मान गया उसको रखने के लिए। तो मैंने तब अपने हस्बैंड को समझाया कि उसको डायरेक्टली मना मत करो और डांट के मत बोलो, उसको ऑप्शन दो। तो हमेशा जब भी अगर आप पूरा दिन बच्चे को ऐसे रोकते रहेंगे, ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो एक तो रिलेशनशिप आपका ख़राब होता है, बच्चे का आपके ऊपर से भरोसा उठ जाता है कि आप कभी वो चीज़ करोगे ही नहीं जो मैं बोलूँगा। तो बच्चा ऑलरेडी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही नहीं। तो मैं अर्नब को हमेशा एक ऑप्शन देती हूँ। अगेन उसको सुबह बिना ब्रश किए ही उसको मिठाई खानी है, फ्रिज में से निकाल के, उसको पता है हम कल लेके आए हैं, तो उसको लग रहा है, उसने निकाला, मैंने बोला अच्छा निकाल दो। फिर मैंने बोला उसको कि अभी ठंडा है ना, अभी गर्म होने दो, गर्म होने दो। तो उसने बोला हाँ गर्म होने दो, गर्म होने दो। ये चीज़ें उसको हैबिट पड़ी हुई हैं कि हाँ मम्मी थोड़ा देर फ्रिज से बाहर निकाल के रखती है, फिर बाद में मुझे दे देती है। अभी उसने ब्रश नहीं किया, आधे घंटे के बाद वो फिर आया, फिर मैंने उसको बोला कि अभी क्या है, अभी आप ब्रश करो, ब्रश करने के बाद मैं आपको देती हूँ। तो धीरे धीरे क्या है, आपको क्या करना है गाइस, ये जो मना करने वाला काम है ना, इसकी वजह से इसके बजाय आप बच्चे को ऑप्शन दो। मार्केट में अगर आप बच्चा आपका गाड़ी के लिए जिद कर रहा है, जैसे अर्नब बहुत ज़्यादा परेशान करता था गाड़ियों के लिए, तब भी हमने यही सोल्यूशन निकाला था, उसको ऑप्शन देते थे हम लोग। ऑप्शन देके क्या होता है, बच्चे को थोड़ा तसल्ली हो जाता है कि नहीं ये चीज़ मुझे अभी नहीं मिल रही है लेकिन बाद में ज़रूर मिलेगी, या मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है तो मुझे कुछ और मिल रहा है। तो वो चीज़ बच्चे के दिमाग पे बहुत अच्छे से असर करती है और आप देखोगे कि फ्यूचर में बच्चा खुद आपको ऑप्शन देगा। अब अभी अगर मैं अर्नब को बोलती हूँ गाड़ी दूर से देखो, तो अर्नब खुद ऑप्शन देता है गाड़ी की बात नहीं करना है, बैलून लेना है। अगर मैं बैलून के लिए मना कर रही हूँ तो बोलता है बैलून नहीं लेना है, चॉकलेट लेना है। मतलब उसके पास अब काफ़ी सारी चॉइसेस हैं, वो हमें ऑप्शन देता है। तो ये चीज़ बच्चे को पता ही नहीं होती है कि मैं भी ऑप्शन दे सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको ही सिखानी होती है। आप ऑप्शन देंगे, बच्चा भी उस चीज़ को समझेगा, बच्चा भी आपको ऑप्शन देगा कि अब मुझे और क्या चीज़ आप दे सकते हो। जैसे मैंने अर्नब को थापी के बजाय टेनिस का ऑप्शन दिया, तो अर्नब के लिए टेनिस को उसने ईजिली एक्सेप्ट कर लिया। और अगर मैं और 5 मिनट्स नहीं आती तो ये दोनों चिल्लम चिल्ली करते और घर का माहौल और ख़राब होता। और अर्नब को मतलब अगर वो मेरे साथ डील कर रहा है तो उसको पता है कि मम्मी मुझे टैकल कर लेती है, कुछ ना ऑप्शन देगी। पापा को उसको पता है कि एक बार स्ट्रिक्टली उन्होंने मना कर दिया तो इसका मतलब वो मुझे कुछ नहीं देंगे, वो मुझे मेरे से ये चीज़ छीन लेंगे, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ से डायरेक्टली मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जब आप ऑप्शन दे रहे हैं तब क्या हो रहा है, जब आप ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, स्ट्रिक्टली मना कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है। तो मैं अपने हस्बैंड को कई बार ऐसी चीज़ों पे टोकती हूँ जहाँ पे वो फालतू का ही डांट देते हैं। आदत पड़ी है कि अर्नब ऐसा मत करो, अर्नब ऐसा मत करो। तो समटाइम्स मैं कई बार बोलती हूँ कि इसके बजाय आप उसको ये चीज़ बोल सकते थे, तो वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करता। तो धीरे धीरे वो चीज़ें वो सीख रहे हैं, तो वो भी अर्नब को टैकल करना भी सीख रहे हैं। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो मैंने अपने बिहेवियर से सीखी हैं। बच्चों को बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली किसी चीज़ के लिए मना मत करो, ऑप्शन दो। सेकंड, मारने पीटने की हैबिट मत डालो, बच्चों को एक्सप्रेस करने की हैबिट डालो। और ये जो एक्सप्रेस करने वाला बिहेवियर है, ये तब आता है जब ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बच्चों के साथ फन टाइम स्पेंड करते हैं। जब अर्नब मेरे साथ मस्ती करता है तो वो मुझसे कई चीज़ें करवाता है। इवन वो अपने मुंह का फनी सा एक्सप्रेशन बनाता है, ऐसे करता है, मम्मी ऐसे करो, मम्मी ऐसे करो, मम्मी ऐसे करो। तो वो खुद मुझे बोलता है। मतलब कभी कभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे ऐसे बंदर की तरह नचा रहा है और सब कुछ मुझे इमिटेट करने के लिए बोलता है। तो सिमिलरली अब अगर मैं उसकी बात मान रही हूँ तो जब मैं बोलूँगी तो उसको भी मेरी बात माननी है। तो जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी अजीबोगरीब बिहेवियर करते हैं, आप उनके साथ आप देखोगे टाइम के साथ आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा अपने ऑटिस्टिक बच्चे के साथ मस्ती करने में। आपको फ़ोन में मज़ा नहीं आएगा। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता है ये रील वील देखने में। मेरे हस्बैंड भी देखते रहते हैं, सब लोग देखते रहते हैं। यार मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता है इन चीज़ों में। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है अर्नब के साथ मस्ती करने में, खेलने में। मेरा सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है जब अर्नब के साथ मैं मस्ती करती हूँ। और धीरे धीरे हम माँ बेटे का रिलेशन इसी वजह से स्ट्रांग होता जा रहा है। और अर्नब, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अर्नब मुझसे अब अपनी फीलिंग्स को शेयर करने की कोशिश करता है। तो अगर वो शेयर कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि उसको किसी चीज़ की कमी महसूस होती है। वो मुझे आज एज ए फ्रेंड ही लेता है अभी। तो
ये चीज़ें जो हैं आप भी अपने बच्चों में डेवलप कीजिए गाइस। अगर आप सही पेरेंटिंग करेंगे, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ कि ऑटिस्टिक जर्नी जो है उसको आप इंजॉय करेंगे, कभी स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, आप इंजॉय करेंगे। ये यूनिक एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ आपको मिलेगा गाइस। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि हाँ ऑटिज़म टाइम के साथ बस्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। जैसे कुछ और चीज़ें हैं, जैसे फिक्सेशन, हमारे बच्चों को फिक्सेशन हर एज में हो जाती है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। किसी भी चीज़ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड ही मत करने दो कि जिससे उसको फिक्सेशन हो। तो कुछ मैंने ऐसे रूल्स बना के रखे हैं, पॉइंट्स बना के रखे हैं जिनको मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ। अगर लग रहा है कि कोई नई चीज़ लेके आई हूँ और उसके साथ अर्नब घंटे बैठे रह रहा है, स्पेंड कर रहा है, तो मैं उस चीज़ को उठा देती हूँ फिर। तो अब मुझे पता है, पहले मुझे पता नहीं था, जब अर्नब 4-5 ईयर्स का था, 6 ईयर का था, तब ये गलतियाँ हो जाती थी। तब मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। तो अब ऑलरेडी मैं इन पॉइंट्स को फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हाँ, उसके चैलेंजेस हैं, उसकी लैंग्वेज फुली डेवलप नहीं है, कन्वर्सेशन में उसको प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन क्या हुआ, वो मेरे कंट्रोल में है। वो हमारी बात मानता है, हर जगह पे जहाँ पे हम जा रहे हैं वो हमारे साथ रहता है, हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, हमारे कंट्रोल में है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए गाइस। ये लेवल भी हम लोग अचीव कर लेते हैं तो भी ऑटिज़म जर्नी जो वो ईजिली निकल जाएगी। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अपनी ऑटिज़म जर्नी से सीखे हैं, एक्सपीरियंस से सीखे हैं। इनको आप लोग फॉलो कीजिए गाइस, कुछ रूल्स को फॉलो कीजिए। स्पेशली 6 ईयर के बाद, 8, 9 ईयर, 10 ईयर का आपका बच्चा है तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।